अगरचे वो पूरी तरह होशियार थे, मगर उन्हें इस अचानक हमले की हरगिज़ तवक्को नहीं थी। गोलियों की बौछार सीधी इन पर जाकर पड़ी। फासला ज्यादा नहीं था, तीनों फौजी वहीं ढेर हो गए। आसपास के क्वार्टरों में शोर सा उठा, लोगों ने खिड़कियां धड़ाक धड़ाक बंद कर दी। मैं 2-3 छलांगे लगाकर जीप में घुस गया और इसे स्टार्ट करके इतनी जोर से पीछे घुमाया कि टायरों की चीखें निकल गई। स्टीन गन मैंने साथ वाली सीट पर फेंक दी थी और जीप को एक मुश्ताक ड्राइवर की तरह तेज रफ्तारी से छोटे छोटे गड्ढों में से उछालता कच्ची सड़क की तरफ बढ़ा। आश्रम के सामने से सन्नाटे के साथ गुजरा तो बरामदे में कुछ गांधी भगत मुंह खोले खड़े कस्बे साबरमती के मकानों की तरफ देख रहे थे, क्योंकि फायरिंग की आवाज इधर ही से आई थी। उन्होंने मुझे जीप भगाकर ले जाते देखा तो आंखें फाड़े देखते ही रह गए, मगर अब मुझे इनकी परवाह नहीं थी। मुझे अपनी जान बचाकर वहां से निकल जाने की फिक्र थी। ये तलख हकीकत भी मेरे पेश नज़र थी कि मैं फौजी जीप में ज्यादा दूर तक नहीं जा सकूंगा। एक कांग्रेसी खद्दर पोश को फौजी जीप चलाते देखकर रास्ते में कोई भी मिलिट्री पुलिस की जीप मेरे पीछे लग सकती थी और वो वायरलेस पर आगे चेक पोस्ट को खबरदार भी कर सकती थी। ये बड़ी गनीमत हुई थी कि मैं चारों फौजियों को ढेर कर दिया था। अगर इनमें से एक भी जिंदा रहता तो वो मेरे फरार की इतला आगे दे सकता था। यूं मुझे कम से कम 15-20 मिनट का वक्फा मिल गया था। इतने मुख्तसर वक्त में मैं ज्यादा से ज्यादा दूर निकल जाना चाहता था। मेरी जीप बहुत जल्द अहमदाबाद जाने वाली सड़क पर आई। पक्की सड़क पर आते ही जीप की रफ्तार मैंने तेज कर दी। चंद कोस तक सड़क बिल्कुल सीधी चली गई। सामने से आते मुझे कुछ ट्रक और 1-2 सरकारी बसें मिली। फौजी गाड़ी अभी तक कोई नहीं मिली थी। सड़क आगे जाकर बाएं जानिब घूम गई। यहाँ सड़क के दोनों जानिब दरख्त थे। दाएं बाएं दूर कहीं कहीं कारखानों की लंबी चिमनियां नजर आने लगी थी। मैं अहमदाबाद शहर के मज़ाफ़ात में पहुंच गया था। अब मेरे लिए चारों तरफ खतरा ही खतरा था। मुझे फौजी जीप से छुटकारा हासिल करना था, क्योंकि ये मुझे आगे किसी जगह भी पकड़वा सकती थी। मैंने जीप को कच्चे पर उतार दिया। यहाँ से एक रास्ता दरख्तों में से होता हुआ दाएं जानिब दूर किसी कारखाने की तरफ जाता था। जीप की रफ्तार आहिस्ता हो गई थी। इधर उधर खेतों की बजाय सूखी घास का वीरान मैदान था, जहाँ गड्ढे और खड्डे थे। मैं जीप को एक गड्ढे के किनारे पर ले आया। मैं जल्दी से जीप से उतरा और कुछ सोचे समझे बगैर इसे जोर लगाकर गड्ढे में धकेल लिया। जीप ने कलाबाजी खाई और गड्ढे में गिरते ही उलट गई। इसके पहिए अभी तक घूम रहे थे। मैं थोड़ा सा झुककर कारखाने की चिमनी की तरफ भागने लगा। कुछ दूर झुके झुके भागने के बाद मैं एक नाले की मुंडेर पर से उतरकर सीधा हो गया। मेरी दोनों जानिब नाले के ऊपर को उठती हुई दीवारें थी। इस नाले के ऐन दरमियान में कारखाने के कीमियाई पानी की छोटी सी नाली बह रही थी। मैंने अब पूरी रफ्तार से भागना शुरू कर दिया। नाला बाएं तरफ को घूमा तो सामने कारखाने की दीवार आ गई, जिसके अंदर लगे एक सीमेंट की कुशादा पाइप में से गंदा पानी नाले में गिर रहा था। अब मैंने दौड़ना बंद कर दिया और एक तरफ पाँव के बल बैठकर अपनी सांस को दुरुस्त करने लगा। 2-3 मिनट तक मैं वहीं दुबका बैठा रहा। जब मेरा सांस नॉर्मल हुआ तो चढ़ाई चढ़कर नाले से बाहर निकला है। सामने निगाह डाली तो एक छोटी सी ग्राउंड के पार क्वार्टरों की 2 कतारें चली गई थी। बाएं तरफ कुछ फासले पर कारखाने का बड़ा गेट था, जिसके बाहर 2 ट्रक एक जानिब खड़े थे। मजदूर इनमें से बड़ी बड़ी गांठें लाद रहे थे। मैं क्वार्टरों के दरमियान से गुजरने लगा। मेरे खद्दर के कांग्रेसी लिबास से किसी को हरगिज शक नहीं पड़ सकता था कि मैं मफरूर गैर मुल्की जासूस हूँ, लेकिन साबरमती आश्रम वाले मेरे हुलिये से खूब वाकिफ थे। शोभा हुई इसका पिता भी मिलिट्री पुलिस को मेरा हुलिया बता सकते थे। इसी पस मंजर में मेरा हुलिया मेरा दुश्मन था। इसके बावजूद अभी थोड़ा सा वक्त मेरे पास बाकी था। अभी मिलिट्री पुलिस वाले साबरमती आश्रम नहीं पहुंचे होंगे, मगर इस बात का इम्कान भी था कि आश्रम वाले और कस्बे के लोगों ने अपने फौजियों को हलाकत के बारे में पुलिस को फ़ोन पर इतला दे दी होगी और शहरी पुलिस भी मेरी तलाश में निकल खड़ी हो। सिविलियन पुलिस ने मिलिट्री पुलिस को खबर कर दी हो और यूं भारतीय फौजी पुलिस की गाड़ियां चंद सानियों में गर्दिश में आने वाली होंगी। मेरा टारगेट अब अहमदाबाद के मज़ाफ़ात में पुराने तालाब के किनारे वाला अपने एजेंट का क्वार्टर था, जहां मैं किसी न किसी तरह पहुंचना चाहता था। अहमदाबाद मेरा देखा बाला शहर था और मैं अपने एजेंट के क्वार्टर को जाने वाले तमाम रास्तों से वाकिफ था। दूर अहमदाबाद शहर के बाहर की बुलंद इमारतें मुझे दोपहर की धूप में साफ नजर आने लगी थी। मुझे एक ट्रक कारखाने के दरवाजे से निकलकर अपनी तरफ आता नजर आया। मैं क्वार्टरों के दरमियान वाली गली से अब बाहरी छोटी कच्ची सड़क पर आ गया था। ट्रक करीब आया तो मैंने इसे हाथ का इशारा किया। ट्रक ड्राइवर ने एक खद्दर पोश गांधी भगत को देखकर ट्रक खड़ा कर दिया और गुजराती में कहा, महाशय जी, मैं रानीवाड़ा जा रहा हूँ। रानीवाड़ा एक सनती कस्बा था जो अहमदाबाद के जुनूब मशरिक की जानिब इस इलाके में वाक़ था, जहाँ से मेरे एजेंट का क्वार्टर ज़्यादा दूर नहीं था। मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए बड़ी मीठी और लजाजत भरी जुबान में कहा, महाराज, मुझे भी रानीवाड़ा ही जाना है।
ड्राइवर ने हाथ से पीछे की तरफ इशारा करते हुए कहा, पीछे चढ़कर ट्रक में बैठ जाए। मैं ट्रक के पीछे बड़ी बड़ी गांठों के दरमियान छुप कर बैठ गया। ट्रक चल पड़ा। ये बड़ी खुशाइंद बात थी कि ट्रक का रुख अहमदाबाद वाली शाहराह की जानिब से नहीं था। वहाँ मेरे लिए बेपनाह खतरात थे। मैं समझता हूँ कि कुदरत की तरफ से हो रहा था। ट्रक बाएं जानिब एक कच्चे रास्ते पर पड़ गया। यह ट्रक कारखाने से माल लाद कर रानीवाड़ा की तरफ जा रहा था। इस तरफ मेरे लिए खतरा कम था, फिर भी मैं पूरी तरह चौकस होकर बैठा था और बाहर निगाह रखे हुए थे कि पीछे से कोई फौजी या पुलिस की जीप तो मेरे ताकुब में नहीं आ रही। ट्रक की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी क्योंकि सड़क खराब थी। ट्रक को रानीवाड़ा के सनती कस्बे में पहुंचने में 20-25 मिनट लग गए। इस वक्त तक जाहिर है पुलिस और फौज के सिपाही मेरी तलाश में आसपास के इलाके में फैल चुके थे। रानीवाड़ा एक बड़ा कस्बा था और यहाँ से शहर चूंकि ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए इस कस्बे में शहर की सारी अलामतें मौजूद थी। यहाँ टेलीफोन के खंभे भी नजर आए। इसका मतलब है कि यहाँ की पुलिस चौकी को भी मेरे बारे में खबरदार कर दिया होगा। ट्रक के रुकते ही फौरन बाहर कूदा और ट्रक ड्राइवर का शुक्रिया अदा किए बगैर मैंने अपने एजेंट के क्वार्टर की तरफ तेज तेज चलना शुरू कर दिया। मैं आबादी से दूर रहकर चल रहा था। आखिर मुझे इस पुरानी तालाब की घाट पर बनी हुई बारादरी नजर आई, जिसके करीब ही हमारे एजेंट दादा भाई का छोटा सा गिराज और क्वार्टर था। दिन का वक्त था। इस वक्त एजेंट के गिराज में दूसरे लोग भी मौजूद हो सकते थे और मैं चाहता था कि इनकी नजरें बचाकर अपने एजेंट से मुलाकात करूं। अपने एजेंट का क्वार्टर अब बिल्कुल सामने था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं महफूज हालत में वहां तक पहुंच गया हूं। मैंने पीपल के एक दरख्त के पीछे खड़े होकर अपने एजेंट के क्वार्टर वाले गिराज को देखा। मुझे अपना एजेंट दिखाई न दिया। बाहर एक पुरानी मोटर के पास एक लड़का बैठा कार के दरवाजे को जमीन पर रखे रेती से रगड़ रहा था। मैं वहां ज्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता था। पीछे से होकर चलता हुआ क्वार्टर के अकब में आ गया। क्वार्टर की पिछली खिड़की खुली थी और इसकी सलाखों के पास अंदर की जानिब एक गोल डब्बा रखा था। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ खिड़की के पास आया और फिर एक तरफ झांक कर अंदर देखा। मुझे अपने एजेंट को देखकर बेइंतहा खुशी हुई। वो दीवार की अलमारी का पट खोले इसमें से कुछ निकाल रहा था। मैंने आहिस्ता से अपने कोड का खुफिया जुमला दोहराया। अपने एजेंट को जैसे एक झटका सा लगा। इसने तेजी से पलट कर देखा। इसकी आंखों में ऐसी चमक थी कि ये चमक मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। इसने मुझे कांग्रेसी लिबास में भी पहचान लिया था। वो सलाखों के पास आकर आहिस्ता से बोला, खिड़की के नीचे बैठे रहो, यहाँ से हिलना मत। वो खिड़की बंद करके चला गया। मैं खिड़की के नीचे दीवार के साथ लगकर अकड़ू बैठ गया। मुझे अपने एजेंट की आवाज़ सुनाई दी। वो अपने मुलाजिम लड़के को किसी काम से भेज रहा था। मैं चुप व गुमसुम बैठा सोच रहा था कि यहाँ अपने एजेंट के पास कोई ज़्यादा महफूज नहीं रहूँगा। पुलिस और फौज के जवान यहाँ भी मेरी खोज में आ सकते थे और यूं मैं अपने एजेंट के लिए भी मुश्किल पैदा कर सकता था। इतने में मेरे ऊपर खिड़की के पट खुलने की आवाज़ आई। फिर मेरे ऊपर एक गिरवे रंग की चादर गिरी। एजेंट ने आहिस्ता से कहा, इसे अच्छी तरह से ओढ़ कर क्वार्टर में आ जाओ। शायद ये इसके लिए था कि कोई मुझे मेरे कांग्रेसी लिबास में क्वार्टर में दाखिल होते हुए न देखे। मैंने अपने जिस्म पर चादर लपेटी और दीवार के साथ चलता हुआ गिराज के सामने से निकलकर क्वार्टर में दाखिल हो गया। जो ही मैं क्वार्टर के कमरे में दाखिल हुआ, एजेंट दादा भाई ने दरवाज़ा अंदर से बंद करके कुंडी लगा दी और बोला, वो लोग कहाँ हैं? इसका मतलब पाकिस्तानी साइंसदान और डॉक्टर फरीदी और इसकी बेटी नौरीन से था, जिसको फरार करवाकर मुझे अपने इस एजेंट के पास लाना था। मैंने मुख्तसर अल्फाज में मगर तमाम अहम जुजियात के साथ जब इसे अपनी पूरी कहानी सुनाई तो वो एकदम से उठा और बाहर चला गया। वो दरवाज़ा बंद कर गया था। मैं लकड़ी के तख्ते पर ही बैठा था। थोड़ी देर बाद वापस आया तो इसके हाथ में चमड़े का एक थैला था। इस थैले में मोटर के इंजन मुरम्मत करने के चंद एक ऐसे औजार और पुराने चीथड़े भरे हुए थे। मुझसे कोई बात किए बगैर कोने वाली अलमारी खोलकर इससे पुरानी पतलून और कमीज निकाल कर मेरी तरफ फेंकी और बोला, इसे फौरन पहन लो। मैं कपड़े बदलने लगा। इसने मेरे माथे पर से तिलक की तीनों लकीरें मिटा दी और कोने में पड़े एक डब्बे में से थोड़ी सी कालक हथेली पर रखी और मेरे चेहरे, गर्दन और हाथों पर जगह जगह मल दी। अब मैं गांधी भगत कांग्रेसी वर्कर की बजाय एक मोटर मैकेनिक बन चुका था। ये सारा काम 2-4 मिनट में हो गया था। इसने मेरे कपड़ों को एक लिफाफे में डाला और बोला, तुम यहीं ठहरो, मैं इन्हें बाहर आग लगा कर आता हूँ। मेरा हुलिया वाकई एक मोटर मैकेनिक का बन गया था। मेरे पाँव में अब चप्पल की जगह अपने एजेंट के पुराने बूट थे। सुधार अंगनी का मनका मैं अपनी जेब में रखना नहीं भूला था। वो अंदर आया और बोला, औजारों के थैले को कांधे से लटका लो और यहाँ से निकलकर क्वार्टर के पीछे जो इमली का पेड़ है वहाँ मेरा इंतजार करो। मैंने ऐसा ही किया और क्वार्टर के अकब में इमली के एक गुंजान दरख्त के नीचे आकर बैठ गया। मुझे यहाँ से क्वार्टर का सेहन नजर नहीं आ रहा था। सेहन से निकलते वक्त मैंने कोने में पानी के पंप के पास एक तरफ टीन के डब्बे में से धुआं निकलते देखा था। ये मेरे कांग्रेसी कपड़े जल रहे थे। मुझे दूर से साइकिल पर एक नौउम्र लड़का क्वार्टर की तरफ आता नजर आया। ये अपने एजेंट का वही कारीगर लड़का था जिसको इसने किसी काम से भेजा था। मैं इस रुख पर बैठा था कि लड़के की निगाह मुझ पर नहीं पड़ सकती थी।
चंद लम्हे ही गुजरे होंगे कि क्वार्टर के आगे से एजेंट दादा भाई साइकिल था मेरी तरफ है। इसने मुझे साइकिल के आगे बैठने का इशारा किया। मुझे साइकिल पर बिठाकर इसने साइकिल शहर जाने वाली सड़क पर डाल दी। इस सड़क पर कहीं कहीं खो की दुकानें बनी थी। सड़क पर ट्रैफिक ज्यादा नहीं थी। मैंने आहिस्ता से पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। इसने गहरी आवाज में कहा, फिर ये सवाल मत करना। मैं चुपका रहा। वो साइकिल ज्यादा तेज नहीं चला रहा था। इसका अंदाज बिल्कुल नॉर्मल था, जैसे वो मुझे साथ लेकर किसी के गैराज में पड़ी खराब मोटर की मुरम्मत करने जा रहा हो। औजारों के थैले को मैंने आगे हैंडल पर डाल लिया था। वो मुझे शहर के एक इलाके से गुजार कर अहमदाबाद शहर की गुंजान आबादी में ले आए। यहाँ बाजार तंग थे, आमने सामने दुकानें थी। सामान से भरी हुई दुकानों पर खरीदो फरोख्त हो रही थी। ज्यादातर कपड़ों की दुकानें थी, कहीं जूतों के स्टोर भी थे। अब हम साइकिल से उतर कर चल रहे थे। लोग आ जा रहे थे। मैं इस गुंजान आबादी में पहले कभी नहीं आया था। हम आपस में कोई बात नहीं कर रहे थे। मुझे अब इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम था कि वो मुझे कहाँ ले जा रहा है। इतना अंदाजा जरूर था कि वो किसी खास जगह पर मुझे कुछ वक्त के लिए छुपाना चाहता है। दोपहर ढल चुकी थी। दुकानों के अंदर कहीं कहीं बल्ब रोशन हो गए थे। हम मोड़ घूम कर एक बाजार में दाखिल हुए तो मुझे कुछ तब्दीली का एहसास हुआ। यहाँ जगह जगह दुकानों के ऊपर और बिजली के खंभों पर भारतीय फिल्मों के गुजराती और हिंदी साइन बोर्ड लगे थे। पान सिगरेट की दुकानों के आईने चमक रहे थे और टेप रिकॉर्डरों पर कहीं कहीं से लता मंगेशकर के गानों की आवाज रही थी। मैंने ऊपर निगाह उठाई तो ऊपर खिड़की में एक औरत बाल खोले कंघी कर रही थी। आगे एक औरत खिड़की में झुकी नीचे गुजराती जुबान में किसी को आवाज दे रही थी, लड़के को कहो कवाम वाले 4 पान भिजवा दे। एक मकान के चौबारे से सारंगी की आवाज आई तो मसला हल हो गया। ये बाजार हुसन यानी रेड लाइट एरिया था। मैं वाकई इस इलाके में पहली बार आया था। अपना एजेंट एक गली में घुस गया। यहाँ मकानों के अकबी दरवाजे थे जिनकी सीढ़ियां ऊपर को जाती थी। हर अकबी दरवाजे के आगे पत्थर का चबूतरा बना था। यहाँ एक मकान में से घुंघरुओं की हल्की झिंगार के साथ किसी औरत के गाने की आवाज भी आ रही थी। ये मुझे किस बाजार में ले आया? मैंने सोचा, मगर वो एक जिम्मेदार एजेंट था। इसका नेटवर्क कहाँ तक फैला हुआ था इसका मुझे कतई इल्म नहीं था। बहरहाल मुझे इस वक्त किसी जाय पनाह की अशद जरूरत थी, क्योंकि शहर में मेरी तलाश में जगह जगह पुलिस और फौज के सिपाही घूम रहे होंगे। एक दुबला सा खुशखुशी बालों वाला अधेड़ उम्र गुजराती सामने वाले कोठे की अकबी सीढ़ियां उतर कर गली में आया। इसके कदम लड़खड़ा रहे थे। आंखें चढ़ी हुई थी और पान की सुर्खी होठों से बाहर तक फैली हुई थी। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और लपक कर बोला, भाई जी ने धक्के देकर निकाल दिया है। कोई बात नहीं, मैं ताड़ी पीने जा रहा हूँ, अभी आकर इसकी खबर लेता हूँ। इसे हिचकी लगी थी। वो झूमता झूमता गली में से गुजर गया। मुझे अपने एजेंट के सीढ़ियां उतरने की आवाज आई। मेरे पास आकर इसने कहा, ऊपर आ जाओ। मैं ड्योढ़ी से गुजरकर नीम रोशन सीढ़ियों के पास पहुंचा तो एजेंट ने मुड़कर आहिस्ता से कहा, ये अपनी ही औरत है, वो तुम्हें कुछ दिन यहाँ छुपाए रखेगी। इसके बाद सोचेंगे कि तुम्हें सुधारंगनी के पास कैसे पहुंचाया जाए। हम ऊपर एक नीम रोशन छोटे सी कोठरी नुमा कमरे में बैठे थे। यहाँ एक पलंग, एक जालीदार अलमारी, ट्रंक और पुराने कपड़े बिखरे पड़े थे। मैंने एक छोटे कद की सांवली भारी जिस्म वाली साड़ी पोश औरत को देखा, जिसके बालों में बहुत ज्यादा गुज़ाब लगा था। इसने गले में सोने का हार पहना हुआ था। कलाइयों में भी सोने के मोटे मोटे कड़े थे। वो पलंग पर पाँव नीचे किए बैठी थी। लगता था कि वो अभी अभी दूसरे कमरे से यहाँ आई है। अपने एजेंट ने मेरी तरफ देखने की भी जरूरत महसूस न की और दरवाजे से निकलकर सीढ़ियां उतरने लगा। लक्ष्मी बाई शायद नायिका थी, इसकी शक्ल ही बता रही थी। दूसरे कमरे से हारमोनियम की आवाज बुलंद हुई और कोई औरत था थई की गिनती करने लगी। इसकी दबी दबी आवाज रही थी। आवाज नौजवान लड़की की मालूम होती थी। लक्ष्मी बाई पलंग की पिन्नी से उठी और दरवाजे की तरफ जाते हुए गुजराती में बोली, यहाँ तुम्हारा नाम शंभू होगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ। कोठरी के बाहर गुसलखाना है, तुम मुंह धोकर कालक साफ कर लो। वो मेरे करीब से गुजरी तो मुझे चंबेली के इत्र की भोजल खुशबू आई। वो चली गई। कोठरी से बाहर गुसलखाना था। मैंने साबन से अच्छी तरह मुंह धोया, चेहरे और गर्दन पर लगी कालक को साफ किया और वापस कोठरी में आकर पलंग पर बैठ गया। सोचने लगा, ये औरत हमारे नेटवर्क की औरत ही हो सकती है। इसके बारे में सिर्फ हमारा एजेंट दादा भाई ही जानता था। ये इसके राब्तों की एक कड़ी थी जिसका राज इसे मजबूरन मुझ पर खोलना पड़ा था, वरना एजेंट किसी दूसरे एजेंट को अपने फैलाए हुए जाल के बारे में कभी कुछ नहीं बताती। लक्ष्मी बाई ने मुझे पहनने को धोती कुर्ता और रबड़ की एक चप्पल दी। सर पर बांधने के लिए जर्द रंग की एक पगड़ी भी दी। वो कोई बात किए बगैर चली गई। मैंने दूसरा लिबास पहन लिया। पगड़ी भी गुजरात के देहाती लड़कों की तरह बांधी। लक्ष्मी बाई ने मेरा पूरा हुलिया बदल डाला था। अब एक नज़र से मैं नहीं पहचाना जा सकता था। वो मुझे इस कोठरी से निकालकर इस मंजिल की एक शहर नशी में ले गई, जिसकी छत खड़े होने से मेरे सर को छू रही थी। यहाँ कोने में एक तख्त पर दरी बिछी थी। एक पुराना गाँव तकिया लगा था।
दीवार पर एक बहुत ही धीमा बल्ब जल रहा था। बंदिशा नशीन में आम के अचार की बू फैली हुई थी। मेरा इस जगह दम घुटने लगा था। लक्ष्मीबाई शह नशीन के दरवाजे में खड़ी थी। आहिस्ता से बोली, बाहर का गुसल खाना तुम देख चुके हो, बगैर ज़रूरत बाहर मत निकल। तुम्हें दोनों वक्त खाना मैं खुद आकर दे दिया करूँगी। बाहर निकलकर इसने शह नशी का दरवाज़ा बंद कर दिया। मुझे दरवाजे पर ताला लगाने की आवाज़ सुनाई दी, गोया मैं शह नशी में बंद कर दिया गया था। अब मैंने जायज़ा लिया तो मालूम हुआ कि तख्त के ऊपर छत के पास एक छोटा सा चौकोर सा सुराख था, जिससे बाहर की ताज़ा हवा अंदर आ रही थी। ये सुराख यकीनन गली में खुलता था। इसमें कोई शक नहीं था कि मुझे इसी किस्म की पनाहगाह की ज़रूरत थी, इसलिए कि बाहर मेरे लिए सिवाय मौत के और कुछ नहीं था। मैं ना सिर्फ एक गैर मुल्की जासूस था, बल्कि कुछ देर पहले मैंने इंडियन फ़ौज के 4 जवानों को स्टेन गन से भून डाला था। ये कोई मामूली जुर्म नहीं था, लेकिन इस बंदिशा नशीन की 3 दीवारें ईंटों की बनी हुई थी। एक दीवार जिसके साथ मेरा तख्त लगा था लकड़ी के बस्तों को जोड़कर बनाई गई थी। इस दीवार की दूसरी जानिब से हारमोनियम और नाच के बोल की धीमी आवाज़ बराबर आ रही थी। फिर ये आवाज़ बंद हो गई। अब किसी वक्त किसी औरत या मर्द के किसी को लाने की आवाज़ आ जाती। मैं गाँव तकिए पर सर रख कर लेट गया। कुछ देर के बाद आराम के अचार की बू का मैं आदी हो गया था। रात को साथ वाले कमरे में से नाच गाने की आवाज़ें आना शुरू हो गई और साथ ही तमाशबीनों के वाह वाह और आशिकाना दाद के गुजराती जुमले भी घुंघरुओं की झुंकार और मिले जुले थाप के साथ बुलंद हो रहे थे। मैंने लकड़ी की दीवार के एक बस्ते से कान लगा दिया। फिर कोई ऐसी झुरी तलाश करने लगा जिसमें से मैं भी नाच गाना देख सकूं। झुरी तो ना मिली, मगर टटोलने से लकड़ी का तख्ता एक जगह से खिसक गया। मैंने ज़रा जोर लगाया तो तख्ते का चौखटा एक तरफ थोड़ा सा हट गया। अब क्या देखता हूँ कि चांदनी बिछी है, गाँव तकिए लगे हैं, तमाशबीन बैठे झूम रहे हैं और 16 सिंगार की एक लड़की रक्स करते हुए गाना भी गा रही है। नायिका लक्ष्मीबाई गाँव तकिए से टेक लगाए बैठी तमाशबीनों के उछाले हुए नोट उठा उठाकर पानदान में डाली जा रही है। लकड़ी की जिस दीवार में से मैं झांक रहा था वो थोड़े से सिमटे हुए पर्दे के अकब में थी और मैं किसी को नजर नहीं आ सकता था। एहतियात के तौर पर मैंने चौखट्टे को ज्यादा नहीं खिसकाया था और शह नशी की बत्ती भी बुझा दी थी। रात गए तक ये महफिले रक्सो सुरूर जारी रही। फिर मैं चौखट्टे को बंद करके सो गया। दूसरा दिन भी गुजर गया। लक्ष्मीबाई सुबह दोपहर शाम खुद मेरे लिए चाय और खाना लेकर आती थी। वो मुझसे ज़्यादा बात नहीं करती थी, हाँ या ना सिर्फ इशारों में कहती। मुझे वहाँ खुद साख्ता कैद में पड़ी। चौथी रात थी। कोठे की बैठक में हस्बे मामूल नाच गाना हो रहा था। मैं लकड़ी के बस्ते को एक तरफ ज़रा सा खिसकाए मुजरे से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। आज कोई बड़ी मालदार असामी आई हुई थी। ये एक मोटी तोंद वाला कोई अयाश जागीरदार पटेल था। इसके खुशामदी भी इसके आसपास बैठे बढ़ चढ़ कर दाद दे रहे थे। लक्ष्मीबाई इस मोटी तोंद वाले गुजराती जागीरदार की बेहद दिलजोई कर रही थी। बार बार इसे पान लगा कर देती और दोनों हाथों से बलाए लेती। लड़की भी रक्स करते हुए आज कुछ ज्यादा ही नखरे कर रही थी और पटेल नोट पर नोट लुटाए जा रहा था। नोटों की गड्डी इसने अपने पहलू में रखी हुई थी। इतने में दरवाजा जोर से धड़धड़ाया। जागीरदार के माथे पर बल पड़ गया। लक्ष्मीबाई ने नापसंदीदगी से दरवाजे की तरफ देखा, फिर अपने नौकर नुमा गुंडे को इशारा किया। इसने दरवाजा खोलकर बड़ी धौन से कहा, कौन है बे? जानते नहीं पटेल साहब आए हुए हैं, आज आम लोगों के लिए गाना नहीं होगा। दरवाजा धड़ाक से खोलकर एक लंबा ऊंचा घुटी हुई गर्दन वाला आदमी अंदर आ गया। इसके हाथ में 303 की राइफल थी। सर पर काली पगड़ी इस तरह बांध रखी थी कि एक एक पोल इसकी ठोड़ी को लिपटा हुआ कानों के ऊपर पगड़ी तक चला गया था। मुझे ये शक्ल शनासा महसूस हुई। गाना रुक गया। लक्ष्मीबाई ने कहा, आज आम गाना बंद है भाई, तुम कल आना। नौवारी 303 की राइफल अपनी गोद में रखकर बैठे जागीरदार पटेल के सामने बैठ गया और उखड़ लहजे में बोला, भाई अगर पटेल के पास माल है तो हमारे पास भी माल है, हम भी गाना सुनेंगे। मैं अपनी जगह पर उछल सा पड़ा। मैंने इस अजनबी को पहचान लिया था। ये मेरी महबूबा सुधा रंगनी डाकू का नायब खास भगवा डाकू था। ये यहाँ कैसे आ गया? ये एक संगदिल खूनी डाकू था। मुझे महसूस हुआ कि अगर लक्ष्मीबाई या इसके गुंडे ने कोई ऐसी वैसी बात की तो इनकी खैर नहीं। भगवा डाकू का एक हाथ राइफल पर था और दूसरे हाथ से इसने वास्कट की जेब में से नोटों की बड़ी गड्डी निकालकर सामने रख ली थी। भाई गाना शुरू कर। भगवा डाकू की सुरख खूनी आंखों से वहाँ कुछ लोग कुछ खाइफ जरूर हुए थे, मगर मोटे पटेल को शायद अपने हवारियों पर कुछ ज्यादा ही मान था। इसने लक्ष्मीबाई की तरफ देखकर कहा, लक्ष्मीबाई हमने तुम्हें रुपया इसलिए दिए थे कि हम अकेले गाना सुनेंगे, हम हाली मवालियों के साथ गाना सुनने की आदि नहीं है। भगवा ने 303 की राइफल सीधी कर ली। लक्ष्मीबाई ने हाथ बांधते हुए कहा, राणा जी मुझे माफ कर दें, बाई आपको भी गाना सुनाएगी।
लड़की तो पहले ही सहमी हुई थी। लक्ष्मीबाई का इशारा पाकर इसने रक्स शुरू ही किया था कि मालदार पटेल ने इसे रोक दिया और भगुआ डाकू की तरफ गुस्सीली नजरों से देखते हुए बोले, लक्ष्मीबाई, हम लुच्चे लफंगों के साथ गाना नहीं सुनेंगे। तो दोस्तों, अगली किस्त देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि हर जो आने वाली वीडियो है वो आपको सबसे पहले मिलती रहे।